Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today I am going to discuss some question based on circular motion, banking of roads, bending of cyclists and also few question based on friction. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इससे पहले हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी टाइम टू टाइम वीडियोज को शेयर करते रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा एन अनबाउंड कर्व्ड हैज रेडियस 60 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन मेक टर्न इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.75। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला को रिकॉल करिए और अप्रोप्रिएट फार्मूला लिखिए। तो यहां पर हमें मैक्सिमम स्पीड पता करनी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। रेडियस ऑफ कर्व पाथ 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो आर गिवन है 60 मीटर, म्यू यस गिवन है 0.75 और हमसे पूछा जा रहा है बी मैक्स। तो बी मैक्स इज इक्वल टू होता है बी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.75, रेडियस 60 मीटर है और जी की वैल्यू हम यहां पर 10 ले रहे हैं। तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450 और इस 450 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली आता है 21। तो बी मैक्स की वैल्यू आ रही है 21 मीटर पर सेकेंड। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मोटरसाइकिलिस्ट राइडिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर हैज टू टर्न एट कॉर्नर। Find the least radius of curve he should follow for safe turning if coefficient of friction between tires and road is 0.2। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पर हमें रेडियस पता करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर उसको टर्न करना है, उस कर्व पाथ की रेडियस पता करनी है। तो स्पीड हमारी गिवन है v, वो है 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18। इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। और म्यू एस की वैल्यू गिवन है, क्या कहें, म्यू के हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू की वैल्यू दी गई है 0.2। अब हमें रेडियस पता करनी है तो फार्मूला तो वही है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है म्यू यस आर इंटू जी। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, वही फार्मूला है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच द साइकिलिस्ट और कार कैन टेक टर्न एट द टर्निंग पॉइंट। So this is the maximum safe velocity for the turning। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन म्यू एस इंटू जी। v की वैल्यू है 10 इंटू 10 अपॉन म्यू एस की वैल्यू 0.2 इंटू जी की वैल्यू यहां पर भी हम 10 ही ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो गया 100/2 दैट इज 50 मीटर। 50 मीटर इज द रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए सर्कुलर कर्व ऑफ a highway is designed for traffic moving at 72 kilometer per hour. If the radius of curved path is 100 meter, the correct angle of banking of the road should be। हमें यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग निकालनी है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कर्व्ड रोड पर जहाँ पर हमें टर्न लेना होता है वहाँ पर रोड्स को बैंक्ड कर दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में अपना वीडियो बना चुके हैं, उसको देखिएगा। तो बैंक्ड यहाँ पर रोड को
जो है बेंट कर दिया गया है, ये एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है ना। और यहां पर हमें स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू गिवन है r इज इक्वल टू 100 मीटर, तो tan थीटा फार्मूला मालूम होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर जी, तो v स्क्वायर 20 इंटू 20 अपॉन रेडियस 100 है और g की वैल्यू 10 है। तो देखिएगा यहां पर ये हमारा एक जीरो कट गया और ये 25, तो ये आ गया 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। बस यहां पर क्या है, आपको जो रिलेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, वो माइंड में होने चाहिए और बस फिर तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स ऑफ ट्रैक इज 1.67 मीटर, हाउ मच आउटर रेल बी एलिवेटेड फॉर कर्व ऑफ 0.5 किलोमीटर रेडियस so that the train moving with speed 54 किलोमीटर पर आवर कैन टेक सेफ टर्न। सेम फार्मूला यूज होना है हमें। यहां पर देखिए जो गिवन है उसको समझ लीजिए, ये ट्रेन के ट्रैक का आउटर एज है जिसको रेज्ड अप कर दिया गया है, और ये एंगल थीटा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग कह सकते हैं। ये डिस्टेंस गिवन है और वो हमारी समझो d है और d की वैल्यू है 1.67 मीटर, और ये h हमें पता करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक है जिसके बीच का गैप जो गिवन है वो 1.767 मीटर है, और ये आउटर जो उसका ट्रैक है वो कितना रेज्ड अप कर दिया जाए वो हमें पता करना है। तो फार्मूला जो अभी लगाया था वही लगना है। यहां पर स्पीड जो गिवन है वो दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेन को टर्न करना है, और रेडियस गिवन है 0.5 किलोमीटर, दैट इज 500 मीटर। तो जैसा कि हमें मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी होता है ना। अब यहां पर देखिए इस फिगर से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो h बाई डी हो जाएगा, h अपॉन डी इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो h इज इक्वल टू हो गया d इंटू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। d की वैल्यू 1.67 इंटू वी स्क्वायर 15 इंटू 15 अपॉन रेडियस 500, और g की वैल्यू यहां पर भी हम 10 ले रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, नीचे तो इसको कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 बन जाए, ये 1000 नीचे लिखा रहने दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75.15, डिवाइड करने पर 1000 से 0.07515 मीटर हो गया। 0.07515 मीटर है, इसको हमें मिलीमीटर में आंसर चाहिए, है ना, तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो ये जो है हमारा सेंटीमीटर में कितना हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और देखिए इसको चेंज कर लेना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। और फिर जब हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 75 मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हालांकि वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फार्मूला है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन है? ये कॉइन इज प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप when it is placed at the distance of 9 centimeter from the center. If the angular velocity of turntable is tripled, it just slips if its distance from the center is. देखिए ये कोई टेबल है, टर्न टेबल, और इस पर एक कॉइन रखा गया है। मान लिया ये कॉइन यहां पर रखा हुआ है। कॉइन की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 9 सेंटीमीटर। ये सेंटर से 9 सेंटीमीटर पे ये कॉइन रखा हुआ है। ये टेबल इस तरह से रोटेट कर रही है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो कॉइन पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, कॉइन जब टेबल को टर्न करेंगे तो दिस कॉइन ट्राई टू स्किड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर की तरफ इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस कॉइन पे, that will provide the necessary centripetal force for taking turn। और जस्ट हमें ये कंडीशन दी गई है कि रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स, मतलब वही लिमिटिंग केस गिवन है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस गिवन है। तो इस तरह से इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, है ना। यहां पर इसका वेट mg एक्ट कर रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो इस तरह से n की वैल्यू क्या हो जा रहा है? n इज इक्वल टू mg हो जा रहा है, और फ्रिक्शन F जो है Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू mg, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो यूज करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन गिवन है, म्यू एस इंटू एम जी। देखिए मास मास कट गया, तो यहां पर जो कंडीशन आ रही है आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये हो गया कांस्टेंट। तो इसका मतलब टू कंडीशन है। अभी तो ये 9 सेंटीमीटर पर जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में रखा हुआ है। अब मान लिया स्पीड इसकी बढ़ा दें, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। तो उसको हमें एडजस्ट करने के लिए इस कॉइन को सेंटर की तरफ और शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है क्या होगा? स्लिप हो जाएगा और बाहर की तरफ थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब हमें इस कॉइन को थोड़ा आगे सेंटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा वही हमें पता करना है। तो यहां पर ये कंडीशन जो आ रही है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि R1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। R2 हमें मालूम करना है, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर कंडीशन गिवन है कि हमने एंगुलर वेलोसिटी को ट्रिपल्ड कर दिया है। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा है और ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3 ओमेगा है, ऐसा गिवन है। तो R2 और R1 की वैल्यू क्या है? 9 गिवन है, ये दिया हुआ है 9। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू ओमेगा अपॉन 3 ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, तो ये हो गया 9 इंटू 1 अपॉन 9, तो 9 9 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब इस कॉइन को सेंटर ओ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख देंगे, तो वही जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है एन ऑटोमोबाइल इंटर्स
a turn of radius r if the road is banked at an angle of 45 and coefficient of friction is 1, the minimum speed with which the automobile can negotiate the turn without skidding. हमें वो मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पता करनी है, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी पता करनी है. तो जब मिनिमम वेलोसिटी पता करनी होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जा रही हैं वो न्यूमरेटर में पहुंच जाती है ना. मतलब v मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? v मिनिमम. मैक्सिमम का हमने डिस्कस किया हुआ है, मिनिमम हालांकि डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन इसको हम रिकॉल कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं. आर जी होता है. आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हो जाता है tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. ये फार्मूला बनता है v मिनिमम के लिए. अब यहां पर जो कंडीशन गिवन है वो tan 45 गिवन है, एंगल tan 45 इज इक्वल टू हो गया 1 और म्यू की वैल्यू गिवन है 1. ये म्यू की वैल्यू 1 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो मिनिमम स्पीड का फार्मूला इसको याद रखें और तो हम यहां पर वैल्यू रख दें. आर जी है, रेडियस कैपिटल आर है, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर इंटू जी. tan 45 माइनस म्यू की वैल्यू 1 गिवन है अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan 45. तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो 2 हो जाएगी, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है. देखिएगा ये क्या है? आर जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2. तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 0. तो मिनिमम वेलोसिटी 0 आ रही है. इस तरह से जो यहां पर ऑटोमोबाइल एंटर कर रहा है टर्निंग पॉइंट पर 0 वेलोसिटी से उसको टर्न लेना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं. ये स्मॉल बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r. ये एक हेमीस्फीयर, ये इतना फिगर गिवन है, ये वाला इधर वाला, इसकी रेडियस ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस जो है पूरी ओ ए की वैल्यू गिवन है. ओ ए इज इक्वल टू आर है, ओ बी भी आर है. ये बी जो है, जब ये ऑब्जेक्ट पहले तो यहां पर रखा हुआ है ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास ए है, मास m है, ए ऑब्जेक्ट है और वो स्लाइड कर रहा है. और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन है फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमीस्फेरिकल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर. द हाइट, at what height will the body be detached from the center of hemisphere? तो ये हेमीस्फीयर से किस पॉइंट पर डिटैच हो जाएगी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब है इसके सरफेस से कब ये डिटैच हो जाएगी. फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, फ्रिक्शनलेस है. तो वो हमें हाइट पता करनी है कि सपोज वो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो वो डिटैच होकर के सीधे ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियली, तो बी पॉइंट तक वो जाएगा और उसके बाद डिटैच हो जाएगा. तो वही हमें हाइट पता करनी है ना. तो इसके लिए देखिए फिगर बनाई जा रही है, इस पॉइंट बी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg होगा. ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, अल्टरनेट एंगल है. अब इस mg को रिजॉल्व करें टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में. देखिए ये हो जाएगा, इस साइड में जो लिखा हुआ है वो mg साइन थीटा है, ये mg है हमारा, mg साइन थीटा. और दूसरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द रेडियस होगा वो होगा mg cos थीटा. ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला तो mg साइन थीटा हो जाएगा और ये इधर जो है वो हो जाएगा mg cos थीटा. ठीक है. अब यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ये इस पॉइंट को सी दिखाया गया है. तो ओ बी क्या है? रेडियस है.
और OC इस रेडियस वेक्टर का कंपोनेंट निकालें तो ये एंगल थीटा है, तो OC की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, OC यहां से यहां तक। और AC ये वाली डिस्टेंस, ये जो गिवन हो जाएगी कैसे, ये पूरी O से A से O तक की डिस्टेंस जो है वो R है, R में से OC को माइनस कर दें तो AC पता लग जाएगी, AC ये वाली हो जाएगी, वो होगी OA माइनस OC। तो OA क्या है, वो R है, और OC है, OC। तो OC क्या है, देखिए इस रेडियस वेक्टर का OC इसके अलोंग जो है कह सकते हैं कि जो है वैल्यू निकालें OC की इस ट्रायंगल से OC की वैल्यू निकाल लें। कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखें ट्रायंगल हमने लिया है OBC में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OC अपान OB, है ना। तो OB की वैल्यू रेडियस के इक्वल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OC अपान R, तो OC इज इक्वल टू हो गया R cos थीटा। तो ये हमारी AC की वैल्यू आ गई, AC, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट यहां से स्लिप होकर के यहां पहुंचेगा B पॉइंट पर, तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा AC, है ना। तो इस AC की हमें रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अच्छा, अब यहां पर समझें कि देखिए जो mg cos थीटा है, ये वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, जब ये स्लिप होकर के सीधे जो है डिटैच हो जाएगा, तो कब हो जाएगा ये हमें समझना है। देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो ये डिटैच हो जाएगा इससे। तो नेट फोर्स अलोंग द रेडियस जो लग रहा है उसको देखते हैं, नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स है, वो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n, और यही जो है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा इस ऑब्जेक्ट को इस कर्वेचर पर स्लिप करने के लिए। भाई एक तरह से तो ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन जहां कहीं भी होता है सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो इस तरह से mg cos थीटा माइनस n जो होगा वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब यहां पर इसको डिटैच होना है ना, फॉर डिटैचमेंट n की वैल्यू 0 हो जाए तो ये डिटैच होकर के स्लिप होकर के इस हेमिस्फेरिकल ट्रैक को छोड़ देगा, है ना। तो n की वैल्यू 0 कर देने पर हमें मिल रहा है mg cos थीटा इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर बाई r। तो मास कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमें जो है cos थीटा की वैल्यू यहां से मिल जा रही है। देखिएगा cos थीटा हमें मिल जा रहा है ना, cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, जी को उधर भेज देते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाई आर जी, ये cos थीटा की वैल्यू है। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी पॉइंट ए पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होनी चाहिए जब वो पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, है ना। तो वही बात हम यहां पर लेने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो के एट पॉइंट ए प्लस पीई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होना चाहिए के ई एट पॉइंट बी प्लस के ई
at put PE at point B। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से तो चलना स्टार्ट ही किया है, तो ये तो हो गई जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, रेफरेंस लाइन हम ये वाली ले रहे हैं, ये रेफरेंस लाइन है, मतलब वो एसी डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड एसी डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। और वही हमें ग्राउंड से एच की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पर एसी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी में जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस एसी वर्टिकल हाइट ट्रेवल हो रही है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन दिस कर्व पाथ। तो यहां पर एसी की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्योंकि mgh होता है, h जो है हमारा कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है वो हमें मालूम है, mg और इंटू ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी mv स्क्वायर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी हम समझो ये रेफरेंस लाइन पर आ गया, उसकी वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा mg, ac की वैल्यू है r माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो मास कैंसिल आउट। अब g को उधर भेज दें और 2 को इधर ले आए, इस 2 को इधर ले आए और g को उधर भेज दें, तो ये हमें मिला है 2 इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, g उधर चला गया तो आ गया b स्क्वायर बाई g। अब r कॉमन ले लें, यहां से r कॉमन ले लीजिए, तो 2r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई g। इस r को उधर भेज दीजिए, है ना। तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी, और बी स्क्वायर बाई आर जी की वैल्यू कॉस थीटा हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहां पर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाई आर जी कितना है, कॉस थीटा के इक्वल है, तो कॉस थीटा, है ना। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन करें तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको उधर ले जाइए, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/3। अब हमें देखिए इसमें ये ट्रायंगल, ये ओ से सी तक की हाइट ही h हमें पता करनी है, ये फिगर गिवन था हमें। तो इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है OBC, OBC ट्रायंगल में कॉस थीटा। अब हम यहां पर जो लिख रहे हैं h के टर्म्स में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये h हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो r हो जाएगी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई r, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू h बाई r, तो h इज इक्वल टू हो जा रहा है 2r/3, तो h की वैल्यू आ गई 2r/3, ये वैल्यू है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कोई सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी कार मूव कर रही है, वो कब किस सिचुएशन में कहां पर से उस सर्कुलर ट्रैक से डिटैच हो जाएगी। तो हमें डिटैचमेंट की कंडीशन पता करनी है। डिटैचमेंट तब होगा जब नॉर्मल जो लगने वाला उस व्हीकल पर, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। तो यहाँ पर मेरी समझ से ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हमने उस हाइट को पता कर लिया, ग्राउंड से हाइट पता करनी थी, और जिसकी वैल्यू आ गई है h इज इक्वल टू 2r/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है ए बॉल इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
which is rotating at frequency of 0.5 hertz about a vertical axis passing through the lower end. At what distance from the lower end does the ball remain at rest? इसकी फिगर समझिए जरा. ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर एक बॉल रखी हुई है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो इस पर रखी हुई बॉल भी रोटेट करेगी, है ना, और बॉल जो है वो टेंडिंग टू रोल डाउन की सिचुएशन में भी होगी. तो ये बॉल कब रेस्ट में आएगी, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा. ये बॉल रेस्ट में तब आएगी जब इस पर लगने वाले नेट फोर्सेस की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, तो ये रेस्ट में आ जाएगी. अब इसमें फोर्स कौन से लग रहे हैं वो देख लेते हैं. देखिए, इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट होता है लग रहा है, ये थीटा है. इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये है. अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा. अब नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा n cos थीटा और इस तरफ को सेंटर की तरफ जो है लगेगा, क्योंकि रोटेट कर रही है तो यही जो फोर्स लग रहा होगा इस पर n sin थीटा, जो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos थीटा, उसकी वैल्यू आ गई. अब यहां पर देखिएगा ये फोर्स लग रहे हैं तो n cos थीटा तो mg को बैलेंस कर देगा, है ना, और n sin थीटा जो है जो कि सेंटर की तरफ जिसके अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा, है ना. इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर दें. अच्छा, ये रेडियस जो हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मान लिया इस पॉइंट पर वो रेस्ट में आ गई, तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी है d. ये डिस्टेंस d हमें पता करनी है. तो यहां पर क्या हुआ कि n sin थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, है ना. लेकिन यहां पर रोटेशन और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये फार्मूला हमें नहीं लगाना चाहिए. देखिएगा, हमें लगाना चाहिए mr⍵² वाला फार्मूला, है ना. रोटेशन हो रहा है ना, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फार्मूला है. अच्छा, दूसरा हमारा जो फोर्स लग रहा वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg के इक्वल. डिवाइड कर दें इसको तो देखिए n कैंसिल आउट, मास कैंसिल आउट, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया r⍵²/g. ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf. फ्रीक्वेंसी गिवन है एक्चुअल में, तो ये 2 इंटू पाई इंटू 0.5. तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा की वैल्यू पाई रेडियन पर सेकेंड आ गई, है ना. तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है r⍵²/g. ठीक है. अब देखिए, हमें d की वैल्यू पता करनी है ना, तो tan थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, उससे फिर d की वैल्यू भी निकल जाएगी. तो देखिएगा, r की वैल्यू ये है r, ये वाली रेडियस है. ओमेगा की वैल्यू है π²/g, ये है 10. जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, है ना. तो इस तरह से हमारा पाई की वैल्यू क्या होती है, r इंटू 3.14 होल स्क्वायर अपॉन 10. तो ये 3.14 होल स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल आ जाएगा. तो ये कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया r के इक्वल, है ना. अच्छा, अब हमें थीटा की वैल्यू भी मालूम है. थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है. तो इस तरह से वैल्यू रख दीजिए, है ना, tan 30 डिग्री.
तो R इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो R की वैल्यू 1/√3 हो गई है। अभी देखिएगा ये जो हमने फिगर बनाई थी उसमें ये R है, ये थीटा है, D हमें पता करनी है। R की वैल्यू आ गई है 1/√3, है ना। तो अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, D की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लिया पॉइंट O है, A है, ये B है। इन ट्रायंगल OAB इसमें हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी cos थीटा लगाना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा R/D। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा R/cos थीटा। तो R की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 1/√3 cos 30 डिग्री, है ना। और यहां पर cos 30 डिग्री लिखना पड़ेगा ना, cos 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ये गिवन है 30 डिग्री। तो सॉल्व करें, वैल्यू रखें तो देखिएगा D इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 इंटू cos 30 डिग्री √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2/3। इसको डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू आएगी जो 0.67 मीटर। तो इस तरह से वो ये बॉल जो है इंक्लाइंड प्लेन के एंड पॉइंट से ये यहां से 0.67 मीटर पर रेस्ट में रहेगी। ये बॉल इस एंड पॉइंट से जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन, उससे ये डिस्टेंस 0.67 मीटर पर रेस्ट में रहेगी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। ए कार मास 1000 kg negotiate a banked curve of radius 90 meter of a frictionless road. The banking angle is 45. The speed of car is, है ना। स्पीड पता करनी है यहां पर। तो देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है v²/rg, है ना। तो v इज इक्वल टू हो जाएगी √rg tan थीटा। r की वैल्यू 90 मीटर गिवन है, 90। g की वैल्यू कितनी है, 10 है। और tan थीटा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री जो कि 1 होता है। तो इस तरह से v की वैल्यू आ गई है √900 जो कि 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये कार की स्पीड होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस गिवन है 10 मीटर, कांस्टेंट स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। प्लम्ब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। देखिए जब भी कोई कार है, कार के रूफ से एक प्लम्ब लाइन जो है सस्पेंडेड है, तो जब वो टर्न करेगी तो वो जो प्लम्ब लाइन है वो एक तरफ को टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि जब भी टर्निंग होगी तो वो जिस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। तो जैसे कार टर्न करेगी तो वो प्लम्ब लाइन जो कि उसके रूफ से हैंग्ड है वो एक तरफ को टिल्ट होगी, है ना। तो प्लम्ब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय ए लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक इज। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में रहना चाहिए था उसको प्लम्ब लाइन को ऐसे, लेकिन वो टिल्ट हो जा रही है, तो कहीं ट्रैक से जो एंगल होगा वही एंगल आप टिल्ट होगा। तो फिगर कैसी बनेगी, देखिएगा ये मान लिया वर्टिकल लाइन है और वो इधर को टिल्ट हो जा रही है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो एंगल ये मान लिया थीटा हो गया। इसका वेट डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा होगा। ये यहाँ पर टेंशन है, इस टेंशन को हम, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और इस पर इसका जो सेंटर की तरफ इधर को टर्न कर रही है उसका कंपोनेंट जो है सेंटर की तरफ जो टेंशन का कंपोनेंट होगा वो t sin थीटा होगा। और यही t sin थीटा
सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो वो हो जाएगा mv²/r, है ना। तो यहां पर भी वही इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं और एंगल पता करना है ना। तो एंगल तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि t sin थीटा इज इक्वल टू है mv²/r और t cos थीटा इज इक्वल टू है mg के वेट के, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये t कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 5 से मास कैंसिल v²/rg। वैल्यू रख दीजिए और थीटा की वैल्यू पता कर लीजिए, है। तो v की वैल्यू दी गई है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 × 10 अपॉन रेडियस भी 10 है और g की वैल्यू भी 10 है। तो इस तरह से ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से टिल्ट हो जाएगी प्लम्ब लाइन, है ना। नेक्स्ट ये है 3 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड, ये फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओवर ए 10 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, coefficient of friction between the blocks is 0.2. If the horizontal force is 20 Newton, if a horizontal force of 20 Newton is applied on 3 kg block, the acceleration of the two blocks in meter per second, g की वैल्यू इतनी लेनी है, 10 लेनी है। तो सिचुएशन क्या है, एक ब्लॉक है 10 kg का, ये एक ब्लॉक है 10 kg का, इस पर एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है बोथ आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ये सरफेस जो है स्मूथ, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कहां पर है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2, इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट लग रहा है वो म्यूएस की वैल्यू गिवन है 0.2 गिवन है। अब 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 3 kg ब्लॉक, इस 3 kg ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया, मान लिया इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है इस तरफ को लगेगा, इस तरफ को, है ना, या फेस, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन, और यहां पर देखिए इसका वेट जो है mg लग रहा होगा 3 × g, है ना, यही नॉर्मल रिएक्शन इसमें लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू mg। ये इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो म्यू एस की वैल्यू 2 है, 0.2 है और मास 3 kg है, g की वैल्यू 10 है। तो इस तरह से इसको 6 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस पर फोर्स कितना लगाया गया है, 20 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। तो नेट फोर्स ऑन 3 kg कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक 20 - 6 है ना, क्योंकि ये फोर्स राइट साइड में लग रहा है और ये लेफ्ट में लग रहा है, तो ये हो गया 14 न्यूटन। और दिस फोर्स 14 न्यूटन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन इन 3 kg ब्लॉक। तो यही जो है 14 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, 3 kg है, 3 × a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा 3 kg ब्लॉक में। अच्छा, अब जो नीचे वाला 10 kg ब्लॉक है उस पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। और वही फोर्स इस पर जो है एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस कराएगा। और एफ की वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन है। तो 10 kg ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 6 न्यूटन है। एफ की वैल्यू जो है वो एफ इज इक्वल टू है 6 न्यूटन। और ये किस पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन 10 kg ब्लॉक। तो ये आंसर तो हमारा 14/3 आ चुका है ये। और तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। 6 इज इक्वल टू मास कितना है, 10 है, a
तो a इज इक्वल टू हो गया 6/10 यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दूसरे वाले ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक में प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये है 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्लैब एज शोन इन फिगर। ये 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.6। इन दोनों ब्लॉक के बीच में म्यू एस की वैल्यू है वो है 0.6, जबकि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इन दोनों के बीच में म्यू के गिवन है 0.4। द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन का फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टली 10 kg ब्लॉक पर अप्लाई किया गया है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेते हुए रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन द स्लैब विल बी। स्लैब कहां पर कितना, इस नीचे वाली स्लैब, ये स्लैब है, इसका एक्सेलरेशन पता करना है। तो इस पर लगने वाला फोर्स पहले पता करें। तो पहले देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। या पी एस इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन म्यू एस इंटू एम जी। भाई इसके बीच का पता करना है ना, तो यहाँ पर एन ये है और एम जी इधर हो जाएगा। एन इज इक्वल टू एम जी, मास किसका लेंगे 10 kg ब्लॉक का लेंगे, और म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है। तो इस तरह से 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स है ना। जबकि इस पर लगाया जाने वाला फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, विच इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। भाई फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता तो ये ब्लॉक जो ऊपर रखा गया वो मूव ही नहीं करता। अब अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है, फ्रिक्शन उसके बीच, दोनों ब्लॉक के बीच में 60 न्यूटन ही है। इसका मतलब मोशन होगा, और मोशन होने पर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा होगा। मूविंग कंडीशन में अब नीचे वाले स्लैब पर 40 kg वाली स्लैब पर कितना फोर्स लगेगा वो पता कर लेते हैं। तो देखिए इस समय रेस्ट पोजीशन में तो मैक्सिमम 60 न्यूटन इस पर भी लग रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक पर भी। लेकिन हुआ क्या कि इस पर जो लगाया गया फोर्स जो है वो ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स है, तब तो ये मूव करने लगेगा। तो इसका मतलब एफ के हमें निकालना पड़ेगा। एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी, और वो है 0.4 इंटू 10 इंटू 10, यानी 40 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा स्लैब पर। इस स्लैब पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस 40 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा, 40 न्यूटन लगेगा। तो देखिएगा, तो यहां इससे एक्सेलरेशन निकाल लेगी 40 न्यूटन से, है ना। तो एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए। एफ के की वैल्यू 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू आ गया 40/40, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ जी, देखिएगा, ए बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज जस्ट मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 28.2 न्यूटन एज शोन इन फिगर। द फ्रिक्शन फोर्स एंड ए नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स पता करना है, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। ये इतने फोर्स से जस्ट मूविंग कंडीशन में है, जस्ट मूविंग कंडीशन में है ना। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यही है, लेकिन फ्रिक्शन तो इस तरफ लगता है ना। तो इसका मतलब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जस्ट इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। तो ये जो है मान लिया एफ है, तो ये हो जाएगा एफ, इस तरफ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एफ एस जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में है, जस्ट मूविंग की कंडीशन में है। एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 28.2 कॉस 45 डिग्री, तो 28.2 इंटू 1/√2
तो 28.2 इंटू 1/141 इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा जस्ट डबल है, डेसिमल का है तो 20 न्यूटन आ जाएगा। 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, है ना, 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता करना था, वो पता हो गया है। अब नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। देखिए वेट 50 न्यूटन लग रहा है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, और ये जो इस फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का जो कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, वो भी लग रहा होगा, और वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, जो इसका वेट है, जो कि 50 न्यूटन है ना। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वो है एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू है 50 न्यूटन के। हाँ, ये 50 न्यूटन है। एफ की वैल्यू 28.2 है और साइन 30 डिग्री है, प्लस एन इज इक्वल टू 50। हमें एन की वैल्यू ही तो पता करनी है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 28.2 और साइन 30 डिग्री, ये एक्सप्रेशन उधर चला गया ना, तो माइनस हो गया 1/√2। साइन 30 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो इस तरह से ये आ गया, देखिए 28.2 अपॉन 1/√2, तो यही तो है वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 20 न्यूटन आती है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई है वो 30 न्यूटन आ गई है। तो इस तरह से हम जो है कोई भी क्वेश्चन, मतलब मोशन हो रहा हो, एक्सेलरेशन हो रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरह से और भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस होगी।